नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कुमार्स क्लास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री क्लास 6 का चैप्टर 10। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर में नए साम्राज्य और राज्य के बारे में ही बताया गया है। आइए देखते हैं। प्रशस्ति होती क्या है, हम पहले ये जान लेते हैं। ठीक है, ये एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है संस्कृत में प्रशंसा। ठीक है, संस्कृत में इसका अर्थ होता है प्रशंसा। ये एक अपने राजाओं और लोगों की प्रशंसा करते थे। ठीक है, अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा है, जिसके बारे में अभी ये इन्फॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, समुद्रगुप्त के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। और इसकी रचना किसने की है? समुद्रगुप्त के दरबार में कवि रहे हरिसेन ने इसकी रचना की है। ठीक है, इस प्रशस्ति में जो भी कुछ लिखा गया है। प्रशस्तियाँ लिखने का प्रचलन बहुत पहले था, जैसे कि हमने क्लास 9 के चैप्टर में पढ़ा था कि गौतमी पुत्र सातकर्णी की प्रशस्ति के बारे में। ठीक है, गुप्त काल में इसका महत्व और बढ़ चुका था। समुद्रगुप्त की जो प्रशस्ति है उसमें क्या है? समुद्रगुप्त की प्रशस्ति क्या बताती है? ठीक है, यह कि एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाला राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में इनकी भरपूर प्रशंसा की गई है समुद्रगुप्त की। ठीक है, और यहाँ तक कि उन्हें ईश्वर के बराबर भी बताया गया है। प्रशस्ति में बहुत ही लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं और उसी वाक्यों का एक वाक्य यहाँ पे दिखाया गया है, जिसका शरीर युद्ध मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घावों के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखाई देता है। ये उनकी प्रशंसा में, योद्धा समुद्रगुप्त की प्रशंसा में ये बातें कही गई हैं। अब जो मानचित्र है, जिसके बारे में हम काफ़ी 2-3 चैप्टर से बात कर रहे हैं, कौन सा मानचित्र? ये। ठीक है, इसमें भी आप ये कुछ इन्फॉर्मेशन देख लीजिएगा। मथुरा, प्रयाग, थानेसर, कन्नौज, ठीक है, नालंदा, पाटलिपुत्र, ये सारी जो चीज़ें हैं, अभी इसके बारे में हम बात करेंगे। इसमें हम देखते हैं तो इसमें जो हरे रंग से रंगा गया है, पूर्वी तट समुद्र के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदु भी है हरे रंग से, और कुछ बैगनी रंग के भी मिलेंगे। इसमें प्रशस्तियों की प्राप्त जानकारियों के आधार पर बनाया गया है। ठीक है, हरिसेन 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करता है। जो 4 विभिन्न प्रकार के राजा और उनके प्रति समुद्रगुप्त की क्या नीतियाँ थी, इसके बारे में वर्णन करता है उनका जो कवि था। आइए देखते हैं क्या वर्णन करता है। मानचित्र में जो हरे रंग का क्षेत्र है वो आर्यावर्त है। ठीक है, इसमें जो हरे रंग का क्षेत्र है ये, इसे कहते हैं आर्यावर्त। ठीक, उन 9 शासकों का जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। इसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासक। ठीक है, दक्षिणापथ के 12 शासक, इनकी राजधानियों को देखने के लिए मानचित्र पर जो लाल बिंदु दिए गए हैं, ये 12 शासक जो हैं दक्षिणापथ के। ठीक, इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया और समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासक करने की अनुमति दी। फिर पड़ोसी देशों जो बैगनी रंग से घिरे हुए हैं वो क्या है? वो पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा। ये जो बैगनी रंग से घिरे हुए हैं ये बाहरी राज्य, पड़ोसी देश ये हमारे। ठीक, इनमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गण या संघ, जिसके बारे में हमने क्लास 5 में पढ़ा था, ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनके आज्ञाओं का पालन करते थे तथा उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। और जो बाह्य के इलाके थे जिन्हें नीले रंग से दिखाया गया है, ठीक, जैसे ये बाहरी राज्य नीले रंग से दिखाए गए हैं, संभवतः कुषाण तथा शक वंश के थे। इनके बारे में हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, ये श्रीलंका के शासक भी थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता तो स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह भी उससे किया। ठीक, और ये कुछ सिक्के मिले थे। सिक्कों पे क्या? वीणा बजाने वाले राजा समुद्रगुप्त के कुछ गुणों को सिक्कों पर दिखाया गया है। ठीक, वीणा बजाते हुए दिखाया गया है उन्हें, उस गुप्त काल के सिक्के।
और वंशावलियाँ उस वक्त कैसी चल रही थी, तो अधिकांश प्रशस्तियाँ जो मिली हैं वो शासकों के पूर्वजों के बारे में बताती हैं। ठीक है, समुद्रगुप्त के पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में भी बताती हैं ये प्रशस्तियाँ। ठीक है, उनकी माँ कुमार देवी लिच्छवी गण की थी और पिता समुद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे। ठीक, जिन्हें महाराजाधिराज जैसे बड़ी उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की। उसके दादा और परदादा का महाराजा के रूप में उल्लेख है और इससे आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया। इसमें एक विक्रम संवत करके एक इन्फॉर्मेशन दी गई है। ये क्या है, आइए देख। 58 ईसा वर्ष पूर्व प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शकों पर जो विजय के प्रतीक के रूप में इसकी स्थापना की थी, विक्रम संवत की, और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी इसके बाद। ठीक है, समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके कुछ बाद के शासक जैसे उनके बेटे समुद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली से भी जानकारी मिलती है। अभी हमने देखा वंशावली क्या होती है। ठीक, पूर्वजों की सूची, हमें समुद्रगुप्त द्वितीय के पूर्वजों की सूची मिलती है। उनके बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है कि उन्हें पश्चिम भारत के सैन्य अभियान में अंतिम शक शासक को परास्त किया। ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा था। इनमें से कुछ के बारे में जानकारी मिलेगी जो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। अब देखते हैं कि हर्षवर्धन और हर्षचरित्र कौन थे। जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेख तथा सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में उनकी जीवनी से पता चलता है। ठीक है, अब हर्षवर्धन और हर्षचरित्र की जीवनी से हमें क्या पता चलता है और ये जीवनी किसने लिखी है। आज से लगभग 1400 साल पहले, ठीक है, उनका दरबारी कवि जो बाणभट्ट था, उन्होंने संस्कृत में उसकी जीवनी लिखी जिसका नाम था हर्षचरित्र। ठीक, और इन्हीं के समय में ही जो चीनी तीर्थयात्री था स्वान, जिसके बारे में हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, ये इन्हीं के ही राज्य में आया था। हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उसने राजा बनने तक का वर्णन लिखा है। हर्ष के दरबार में ही रहा यह काफ़ी समय तक। ठीक है, उसने जो भी पांडुलिपियों में लिखा, उसने हर्षवर्धन के बारे में भी काफ़ी चीज़ें लिखी। हर्ष अपने माता पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेसर के राजा बने। ठीक है, उसके बाद उनके बहनोई को, कन्नौज के शासक थे उनके बहनोई, तो जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज पर अपना आधिपत्य जमा लिया और बंगाल पर भी आक्रमण किया। मगध तथा संभवतः बंगाल को भी जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। मतलब जिस तरह की सफलता उन्हें पूर्व में मिली, अन्य जगहों पर उस तरीके की सफलता हर्ष को नहीं मिली। नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक लिया। ठीक है, दक्कन की ओर जब बढ़ रहा था हर्ष, तो चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक लिया। आइए देखते हैं अब पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियाँ क्या कहती हैं। इस काल में पल्लव चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। ठीक है, पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम, आसपास के क्षेत्रों से लेकर जैसे कि कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला हुआ था। और चालुक्यों का राज्य कहाँ तक, कृष्णा और तुंगभद्र नदियों के बीच में फैला हुआ था। ये चालुक्यों का राज्य था और ये पल्लवों का, जिनकी राजधानी कांचीपुरम थी। चालुक्यों की राजधानी क्या थी, ऐहोल। ठीक है, ये एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया जहाँ कई मंदिर भी थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण, ये हमेशा एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते रहते थे। मुख्य रूप से ये किसको निशाना बनाते थे, राजधानियों को। जो पुलकेशिन द्वितीय था, ये सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा था। ठीक है, उसके बारे में उसका जो दरबारी कवि था रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से ही पता चलता है। नहीं, इससे उसके पूर्वज, खास तौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। और पुलकेशिन द्वितीय को जो राज्य मिला था वो उसके चाचा के द्वारा मिला था। रवि कीर्ति के अनुसार पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे आने से रोका।
हर्ष का मतलब क्या होता है कि आनंद। ठीक, कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। चालुक्यों का विजय जो था ये अल्पकालीन था, मतलब काफ़ी ज़्यादा समय तक इनकी ये विजय नहीं चली। कुछ ही समय के बाद राष्ट्रकूटों ने और तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया पल्लवों और चालुक्यों को। इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था ये देखते हैं। प्रशासन उस वक्त कैसे चलता था। पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भूमि कर जो था वो सबसे महत्वपूर्ण कर था। प्रशासन की जो सबसे प्राथमिक इकाई थी वो गांव थी। धीरे धीरे जब बदलाव आए तो राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। किस तरीके के कदम थे? महत्वपूर्ण जो प्रशासकीय पद थे ये अनुवांशिक बन गए, मतलब कि अगर किसी प्रशासकीय पद पर उसके बाद उसका बेटा ही बनता था। जैसे कि जो कवि थे हरिशेन अपने पिता की तरह महादंड नायक और मुख्य न्याय अधिकारी थे। मतलब हरिशेन के पिता जो थे वो महादंड नायक थे, इसलिए हरिशेन भी महादंड नायक बना और मुख्य न्यायाधिकारी बना। और कभी कभी एक व्यक्ति जो होता था वो कई पदों पर कार्य करता था। जैसे कि हरिशेन महादंड नायक होने के साथ साथ वो और क्या थे? कुमारमर्थ। इन शब्दावलियों को आप ध्यान में रखिएगा। कुमारमर्थ अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री और एक संधि विग्राहिक, युद्ध और शांति के विषय का भी मंत्री था। संधि विग्राहिक मतलब युद्ध और शांति के विषय का मंत्री। कुमारमर्थ मतलब एक महत्वपूर्ण मंत्री, और महादंड नायक तो थे ही, मुख्य न्यायाधिकारी। ठीक, इसके अलावा संभवतः वहाँ का जो स्थानीय प्रशासन, जो प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। जो प्रमुख व्यक्ति थे वो कौन कौन से थे? इसमें नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य बैंकर। नगर श्रेष्ठी को क्या कहा जाता था? मुख्य बैंकर। या शहर का व्यापारी, सरथवाह यानी कि व्यापारियों के कबीले का नेता, उसको क्या कहा जाता था? सरथवाह, व्यापारियों के कबीले का नेता। ठीक, प्रथम कुलिक जो होता था उसको कहा जाता था मुख्य शिल्पकार। और कायस्थों यानी लिपिकों के प्रधान, कायस्थ, लिपिकों के प्रधान को क्या कहा जाता था? कायस्थ। ठीक है, अब एक नए प्रकार की सेना भी उस वक्त तक आ चुकी थी। तो नए प्रकार की सेना कैसी थी, क्या थी, देखते हैं। पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखने लगे थे जो अब नए राजा आए थे, जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही तो होते ही थे, पर इनके साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। इन सेना नायकों का कोई नियमित वेतन नहीं होता था। ठीक है, इनके बदले में इनको कुछ भूमि दान दिया जाता था और दी गई भूमि से ये कर वसूलते थे, जिनसे वे सेना तथा घोड़े की देखभाल करते थे। साथ ही वे इससे युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। इस तरह के व्यक्ति जो थे उन्हें क्या कहा जाने लगा? सामंत कहते थे। इस तरह के व्यक्ति को सामंत कहा जाने लगा। जहाँ कहीं भी शासक दुर्बल होता था ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। अगर शासक दुर्बल होता था तो ये सामंत क्या होते थे? स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। अब दक्षिण के राज्यों में सभाएं होती थी। सभाएं ये होती क्या थी? पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा मिली है। ये स्थानीय सभाएं किसकी होती थी? ब्राह्मण भूस्वामियों का एक संगठन होता था जिसे क्या कहा जाता था? सभा। ब्राह्मण भूस्वामियों का एक संगठन जिसे सभा कहा जाता था। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेती बाड़ी से जुड़े विभिन्न काम जैसे सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थी। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे वहाँ उद नामक ग्राम सभा होने की बात कही गई है। ठीक है, उद। और नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। संभवतः इस सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था। बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रही। ठीक है, सभाओं के नाम आप ध्यान में रखिएगा जैसे कि उद, नगरम और सभा। उस ज़माने के आम लोग कैसे होते थे उस वक्त के? तो जनसाधारण के जीवन थोड़े बहुत झलक हमें नाटकों से मिलती है।
उस वक्त के जो लिखे नाटक थे उनसे पता चलता है कि आम जन लोग कैसे थे। इसके कुछ उदाहरण भी है, जैसे कि कालिदास ने अपने प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम दुष्यंत नामक एक प्रसिद्ध नाटक में लिखा है शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी। और इस नाटक में ही एक गरीब मछुआरे का प्रसंग है। आइए देखते हैं ये क्या है। तो गरीब मछुआरे का कि आम जन कैसे होते थे। इस मछुआरे को एक कीमती अंगूठी मिली। यह अंगूठी राजा ने शकुंतला को भेंट की थी, पर दुर्घटनावश उसे एक मछली निगल गई। जब मछुआरा इस अंगूठी को लेकर राजमहल पहुंचा तो द्वारपाल ने उसे रोककर चोरी का आरोप लगाया। मुख्य पुलिस अधिकारी भी बहुत बुरी तरह से पेश आया। राजा उस अंगूठी को देखकर बहुत खुश हुआ और उसने मछुआरे को कुछ इनाम भी दिया, लेकिन पुलिस वाला और द्वारपाल मछुआरे के साथ इनाम का कुछ हिस्सा हड़पने के लिए उसके साथ शराब खाने चल पड़े। तो आम जन लोगों का जीवन ऐसा ही था। और जो चीनी तीर्थयात्री फाशियान आया था, ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। ठीक है, अछूत जिन लोगों को माना गया उन पर इस चीनी तीर्थयात्री का ध्यान गया। इनके बारे में इसने कुछ लिखा है कि अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था तो सभी को आगाह करने के लिए लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते रहते थे। यह आवाज़ सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने या किसी भी प्रकार के संपर्क से बचाते थे। जहां बाणभट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का एक बड़ा सजीव चित्रण किया गया है। किस तरीके से, आइए देखते हैं। राजा की सेना जा रही थी। बाणभट्ट ने इसके बारे में लिखा है कि राजा बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर यात्रा करते थे। इनमें हथियारों के अतिरिक्त रोज़मर्रा के उपयोग में आने वाली चीज़ें जैसे बर्तन, असबाब जिसमें सोने के पायदान भी शामिल थे, खाने पीने का सामान, बकरी, हिरण, खरगोश, सब्जियां, मसाले आदि विभिन्न प्रकार की चीज़ें शामिल होती थी। ये सारी चीज़ें ठेले गाड़ियों पर या ऊँटों तथा हाथियों जैसे सामान ढोने वाले जानवरों को पीठ पर लाद कर ले जाया जाते थे। विशाल सेना के साथ साथ संगीतकार नगाड़े, बिगुल तथा तुरही बजाते हुए चलते थे। रास्ते में पड़ने वाले गांव लोगों को उनका सत्कार करना पड़ता था। वे दही, गुड़ तथा फूलों का उपहार लाते थे तथा जानवरों को चारा भी देते थे। वे राजा से भी मिलना चाहते थे ताकि अपनी शिकायत या कोई अनुरोध उनके सामने रख सकें, पर ये सेनाएं अपने पीछे विनाश तथा विध्वंस की निशानी छोड़ जाती थीं। अक्सर गांव वालों को झोपड़ियाँ, हाथी कुचल डालते थे और व्यापारियों के काफिले में जुते बैल इस हलचल भरे माहौल से डरकर भाग खड़े होते थे। बाणभट्ट लिखते हैं कि पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है, इसके बारे में आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा, ऐसा कुछ खास नहीं है। ठीक है, पैगंबर मोहम्मद के बारे में बताया गया है कि इस्लाम किस तरीके से आया था, पहले के बारे में। यहीं पर चैप्टर 10 समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।